सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान अपने डेड से मिला और उन्होंने जियोयान को समझाया था कि तुमने जो गलती की उसके लिए तुम्हारे मास्टर भी तुम्हें दोष नहीं देंगे, तुमने सब कुछ अनजाने में किया। जियोयान ने अब डिसाइड कर लिया था कि वह कंपटीशन जीतकर अपने मास्टर को जगा कर रहेगा। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम से फर्नेस को गर्म करता है और पिल बनाने लग जाता है। यानली कहता है कि अगर तुम अपनी फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है और ये अंत में तुम्हें खुद ही जगा देगी। अब वो भी पिल बनाने लग जाता है। जियोयान सोचता है कि मुझे बहुत सावधानी से पिल बनानी होगी क्योंकि टियर 4 की पिल है और मेरे पास इंग्रेडिएंट भी बहुत कम है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरी सफलता दर बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा। जियोयान सारे इंग्रेडिएंट को मिस कर लेता है। नालन जी भी अपने फैमिली के साथ एक कॉम्पिटिशन देखने आए थे। नालन जी अपने बेटे से कहते हैं कि जियोयान अभी भी अपनी पावर छिपाता है, उसने अभी हमें 10,000 फ्लेम का नजारा दिखाया। वास्तव में जियोयान हेवनली फ्लेम में बहुत अच्छा है। नालन कहती है कि आपने सही कहा, हेवनली फ्लेम गुहे के पास भी नहीं है। बेशक ये आग बाकी सभी फायर से बहुत अलग है। नालन जी कहते हैं कि यूनलैंड सेक्ट से एक आदमी संदेश लेकर आया था और उन्होंने मुझे जल्दी से यूनलैंड सेक्ट आने को कहा। जल्दी 3 ईयर एग्रीमेंट आने वाला है। मैंने सुना है कि जियोयान ने बहुत समय पहले अपने वुटन शहर को छोड़ दिया था और उसने अपने कल्टीवेशन को भी बढ़ा लिया। ऐसा लगता है कि पहले उसकी पावर जो गायब हो रही थी वैसे ही अब उसकी पावर बहुत जल्दी से बढ़ रही है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम दोनों की शादी हो जाती, पर मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बस मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि 3 ईयर एग्रीमेंट में चाहे तुम जीतो या हारो, पर तुम्हें सार्वजनिक रूप से जियोयान से माफी मांगनी होगी। नालन कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं उससे माफी क्यों मांगू। नालन जी कहते हैं कि 3 ईयर एग्रीमेंट के बाद तुम प्राइवेट तरीके से जियोयान से डिस्कशन कर सकती हो क्योंकि तुमने यूनलैंड सेट की शक्ति का दुरुपयोग किया और जबरन तरीके से शादी के प्रस्ताव को खारिज किया। इसीलिए तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे ऐसा करने से जियो परिवार को कितनी शर्म का सामना करना पड़ा होगा। अभी कुछ ही साल हुए हैं और तुम्हारा घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि तुम मुझसे माफी भी मांगना नहीं चाहती। नालन उन्हें कहती है कि दादाजी, आपको मेरी समस्याओं की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी 3 ईयर एग्रीमेंट के बाद मैं और जियोयान कभी एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे और अब कुछ मत कहिए, बस इस कंपटीशन का आनंद ले। सभी पार्टिसिपेंट तेजी से पिल बनाने में लगे हुए थे। जियोयान ने सभी इंग्रेडिएंट को रिफाइन कर लिया था और अब उसे सिर्फ उन्हें मिक्स करना था। जियोयान सेफली उन्हें मिक्स कर लेता है और हेवनली फ्लेम की मदद से उस पिल पर रिंग बनाने लगता है। फार्मा अपने साथियों से कहते हैं कि पिल बनाने में जियोयान अभी सबसे आगे है। यानली जियोयान की पिल की महक सुनकर कहता है कि तुम सिर्फ टियर 4 की पिल बना रहे हो और अगर ये तुम्हारी सीमा है तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जियोयान सोचता है कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे 2 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल को रिफाइन करना होगा। जियोयान ऐसा ही करता है। वो पर्पल फ्लेम पिल खाकर पर्पल फ्लेम की मदद से उस पिल पर 2 रिंग बनाने लगता है, पर इससे वो पिल अस्थिर होने लगती है। यू सोचती है कि जियोयान ऐसी कौन सी तरह की पिल बना रहा है जिसमें फ्लेम को बदलना पड़ता है। मास्टर ने मुझे कभी ऐसी पिल के बारे में नहीं बताया। फार्मा जियालाओ से कहते हैं कि यानली 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट है। वो जिन गोलियों को रिफाइन कर रहा है वो कम से कम टियर 4 की पिल होगी और वो कोशिश करके टियर 5 की भी पिल बना सकता है। भले ही 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल ग्रेड 4 की पिल हो, पर इसके 2 पैटर्न वाली पिल की क्वालिटी सिर्फ टियर 4 के जितनी होगी। अगर जियोयान को जीतना है तो उसे 3 अलग अलग फ्लेम से पिल को 3 पैटर्न में रिफाइन करना होगा, जब जाकर इस पिल की तुलना टियर 5 पिल से की जा सकती है। पर ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि जियोयान के पास 3 तरह की अलग अलग फायर हो। जियोयान लगातार पर्पल फ्लेम को उस पिल में मिलाकर 2 पैटर्न वाली पिल बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो आग को धीरे धीरे न मिलाकर जल्दी से मिला रहा था। इससे मास्टर समझ जाते हैं कि जियोयान की पिल ब्लास्ट करने वाली है। जियोयान की पिल अनबैलेंस होने लगती है और थोड़ी देर में वो पिल ब्लास्ट कर जाती है। सभी इससे हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में और भी बहुत सारे एल्केमिस्ट की पिल ब्लास्ट कर जाती है। यह देखकर बोडोंग कहते हैं कि क्या ये सब यानली कर रहा है। फार्मा अपनी पावर से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यानली पिल बनाने के साथ अपने जहरीले धुएं को चारों ओर फैला रहा है, जिससे सभी को पिल बनाने में दिक्कत हो रही है और हर कोई अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके खुद की रक्षा कर रहा था। जियालाओ कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट यानली की जहरी गैस से प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए मैं इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सकता और वो उस पर हमला करने लगते हैं। पर फार्मा उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि अगर तुम उतावले होकर काम लोगे तो इससे यानली कोई लाभ होगा। इससे हमारी मेहनत और सब्र
उम्र भी बेकार चली जाएगी। हमारी ये एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस डोक्यो कॉन्टिनेंट में सभी यंग एल्केमिस्ट के लिए एक खुली प्रतियोगिता है। अभी तक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई और न ही ऐसे कोई नियम है जिसमें यान ली के जैसे पॉइजन मास्टर को भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाए। मुझे आशा है कि जियोयान अपने दम पर इस मुश्किल को कठिनाई से दूर कर देगा। याओ लाओ भी उनकी बात मानकर उस पर हमला नहीं करते। यान ली मुस्कुराता हुआ कहता है कि मेरी रिफाइनमेंट सभी को प्रभावित कर रही है। जियोयान को भी चक्कर आने लगते हैं, पर वो सोचता है कि मेरे पास अब आखिरी इंग्रेडिएंट रह गए हैं, इसीलिए मुझे सावधानी से काम लेना होगा और मैं इस बार असफल नहीं हो सकता। मुझे मास्टर के लिए स्पीड मेल्टिंग पिल को हासिल करना होगा। अब जियोयान वापस से पिल को रिफाइन करने लगता है। तभी जियोयान की बॉडी में मौजूद फायर पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है, जो जियोयान को बर्म में डाल देता है। बोडोंग भी समझ जाते हैं कि जियोयान की ऐसी हालत नालन जिए के फायर पॉइजन से छुटकारा पाने के बाद छोटे लक्षण की वजह से हो रही है। सभी को लग रहा था कि जियोयान को असफल होने से सदमा लगा है। नालन कहती है कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से हार मान ले, शायद वो कुछ प्लान कर रहा होगा। लिंग को भी लगता है कि जियोयान ने हार मान ली, इसीलिए वो कहता है कि भले तुम हार गए हो पर तुम्हारे बिना भी हम जीत सकते हैं। जियोयान को ऐसा लग रहा था जैसे यान ली ने उसकी गर्दन पकड़ रखी हो और वो जियोयान से कह रहा था कि जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी फामा देखते हैं कि यान ली टीयर 5 की पिल बना रहा है, जो टीयर 4 की हाईएस्ट ग्रेड की पिल थी। फामा कहते हैं कि यान ली के द्वारा बनाई गई पिल की तुलना यू और लियो लिंग की बनाई पिल से नहीं की जा सकती। लिंग और यू भी इससे परेशान होते हैं कि वो यान ली को नहीं हरा पाएंगे। जियोयान का जहर की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपने मास्टर से माफी मांगता है कि मैं जीत नहीं पाया। तभी उसे वहाँ भीड़ में बैठे हुए अपने पिता दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जियोयान को उनकी बात याद आती है जब उन्होंने तालाब के किनारे उसे कहा था कि मास्टर तुम्हें दोष नहीं देंगे। अगर उनकी जगह में भी होता तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि युवा लोग हमेशा लापरवाही से काम लेते हैं और हमेशा पुरानी बातों को लेकर दुखी होते रहते हैं। पर तुम्हारे पास किसी का शौक मनाने का समय नहीं है, तुम्हें सब कुछ सही करना है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत लापरवाह था, पर हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज ये नहीं है कि आप अपने किए पिछले पछतावे को छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति को समझ सकता हूँ और यही बात जियोयान को उसके मास्टर ने टेगर डेजर्ट में कही थी कि हम सभी एक जटिल और असहाय दुनिया में रहते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं। कभी कभी हम उन परेशानियों को हैंडल कर लेते हैं, पर कभी कभी उन्हें हैंडल करना हार्ड होता है। समुद्र बहुत विशाल है, पर आसमान समुद्र से भी ज्यादा चौड़ा है और मनुष्यों का दिमाग आकाश से भी बड़ा होता है। जब हम आकाश की तरफ हाथ फैलाते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो। जियोयान इन बातों को याद करके खुद पर काबू कर लेता है। फामा भी महसूस करते हैं कि जियोयान की सोल पावर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि स्टूडेंट बहुत ही मूर्ख होते हैं, लेकिन अब आखिरकार मैं समझ चुका हूँ कि मास्टर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता। जियोयान अब वापस से पिल बनाने लग जाता है। सभी से खुश होते हैं। फामा कहते हैं कि जियोयान की सोल पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड के कुछ एल्डर भी जियोयान की बराबरी नहीं कर सकते और जरूर इस बार जियोयान कुछ चमत्कार करेगा। यान ली कहता है कि जियोयान भले ही समय से पहले जाग चुका हो, पर वो मुझसे ज्यादा टीयर की पिल नहीं बना पाएगा, इसीलिए अब जो तुम करना चाहते हो वो मैं तुम्हें करने दूंगा। जियोयान जल्दी से सभी इंग्रेडिएंट डालकर पिल को शेप देता है और इस बार वो उसमें धीरे से पर्पल फ्लेम को भी ऐड करने लगता है। जिया लाओ फामा से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जियोयान इस बार पिल बनाने में कोई गलती नहीं कर रहा है। फामा कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मैं अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि जियोयान यान ली से ज्यादा टीयर की पिल बना लेगा, क्योंकि यान ली की रिफाइनिंग पिल हाईएस्ट टीयर 4 की पिल होनी चाहिए। जब तक जियोयान 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल को रिफाइन नहीं कर लेता उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। जिया लाओ कहते हैं कि 3 पैटर्न वाली ग्रीन स्पीड पिल को रिफाइन करने के लिए 3 अलग अलग तरह की फ्लेम की आवश्यकता होती है और मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं है कि जियोयान के पास 3 तरह की फ्लेम होगी। जियोयान तेजी से पिल बनाने में लगा हुआ था और उसकी सोल फोर्स यान ली के पॉइजन हमलों को रोक रही थी। जियोयान अपने मास्टर से कहता कि कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दे और वो अपने मास्टर की चिलिंग फ्लेम का यूज करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान अपनी स्थिति के हिसाब से 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पीड पिल को रिफाइन करने के बारे में सोच रहा था, पर रिफाइनिंग के दौरान वो यानली के द्वारा छोड़े गए पॉइजन के संपर्क में आ गया। पर जब उसे अपने पिता और गुरु की बातें याद आई तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था और उसे एहसास हुआ कि उसके पिता और याओ लाओ उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। इससे जियोयान पूरे जोश के साथ वापस से पिल बनाने लग गया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि अचानक सभी एल्केमिस्ट की फर्नेस में फ्लेम अस्थिर होने लगती है, क्योंकि वहाँ चारों ओर कोल्ड ओरा फैल चुका था। फार्मा समझ जाते हैं कि सब बोडोंग ने किया है ताकि वो यानली के जहर को कम कर सके। बोडोंग बताते हैं कि बिना किसी को पता चले मैं कोल्ड ओरा फैला सकता हूँ, क्योंकि बहुत समय पहले मैं डूजोंग रहा हूँ। जियोयान अब अपने मास्टर की चिलिंग फ्लेम का यूज करने लगता है, जिससे वहाँ एक तेज ओरा के साथ टोर्नेडो बनता है। सभी इससे हैरान रह जाते हैं। फार्मा कहते हैं कि इस लड़के के पास 2 तरह की वाली फ्लेम है। जियोयान अब चिलिंग फ्लेम को भी पिल में मिलाकर 3 पैटर्न वाली ग्रीन स्पीड पिल बनाने लगता है। यानली को गुस्सा आता है कि इस लड़के के पास 2 वाली फ्लेम है, ये वास्तव में मुझे फार्मा के हाथों मरवाना चाहता है। और अब वो अपनी इविल पावर से अपने साथी पपेट की सोल को निकालने लगता है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कहता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं सकता। उसका ओरा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यू और लिंग भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे, जिससे उनकी फर्नेस फ्लेम भी बुझ जाती है। वो ओरा जियोयान को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। याओ ये जियो लाओस के पास आकर बताती है कि मैंने सैनिकों को चारों ओर फैला दिया है, यानली यहाँ से बचकर भाग नहीं पाएगा। जियोयान अपनी पूरी कोशिश करके चिलिंग फ्लेम को भी पिल में मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर 3 फ्लेम की ऊर्जा की वजह से जियोयान का फर्नेस क्रैक होने लगता है। जियोयान इससे परेशान हुआ कहता है कि 3 फ्लेम की वजह से यह भट्टी अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है और ये किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती है। फार्मा भी से डर जाते हैं कि जियोयान की फर्नेस ब्लास्ट होने वाली है। जियालाओ कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि यह फर्नेस घटिया है, तभी वो फर्नेस ब्लास्ट कर जाती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब याओ लाओ ने जियोयान को फर्नेस दी थी। जियोयान ने उन्हें कहा था कि यह फर्नेस बहुत ही भयानक है, क्या आपके पास अच्छी फर्नेस नहीं है? तो मास्टर ने उसे डांट कर समझाया था कि तुम हमेशा इंग्रेडिएंट की परवाह करते हो। एक एल्केमिस्ट होने के नाते मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए कल्टीवेशन सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक एल्केमिस्ट फर्नेस के बिना भी पिल को रिफाइन किया जा सकता है। जियोयान उन्हें कहता है कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हो क्योंकि आपके पास एक अच्छी फर्नेस नहीं है। तो मास्टर ने उसे कहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, जब जाकर तुम उस टैलेंट को प्राप्त कर पाओगे। फिर हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जियामा एम्पायर के सभी लोग काफी परेशान थे, क्योंकि उनकी सभी उम्मीदें जियोयान से थी और जियोयान की फर्नेस ही ब्लास्ट कर गई थी, जिससे सभी को लग रहा था कि यानली को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यानली जियोयान से कहता है कि तुमने अपनी पिल से खुद की ही फर्नेस को ब्लास्ट कर लिया, और वो प्रेसिडेंट फार्मा को बताता है कि जियोयान फेल हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट को अनाउंस करने का इंतजार कर रहा हूँ। जियो लाओ को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब सब कुछ हद से बाहर निकल चुका है, और अगर मैंने अभी यानली को खत्म नहीं किया तो यह हमारी जियामा एम्पायर की गरिमा को खत्म कर देगा और इससे हमारे गिल्ड की भी बदनामी होगी। वो यानली पर हमला करते हैं, पर बोडोंग उनके हमले को रोक देते हैं और बताते हैं कि हमें जियोयान पर भरोसा रखना चाहिए। अब जैसे जियोयान के पास से स्मोक करती है तो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जियोयान बिना फर्नेस के ही पिल बना रहा है, क्योंकि उसने मास्टर की चिलिंग फ्लेम से फर्नेस बना ली थी और उसकी पिल बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कोई एल्केमिस्ट बिना फर्नेस के पिल कैसे रिफाइन कर सकता है। जियोयान वापस से उस पिल में चिलिंग फ्लेम को भी ऐड करने लगता है। यानली गुस्सा होकर जियोयान पर हमला करता है, जिससे जियोयान उस पिल में चिलिंग फ्लेम की रिंग को ऐड नहीं कर पा रहा था। यानली का ऑरा इतना ज्यादा था कि सभी को दर्द हो रहा था और वो पपेट सोल एक एक करके सभी एल्केमिस्ट पर हमला करके उसकी पिल को खत्म कर रही थी। अब यानली जियोयान पर भी हमला करने लगता है, पर जियोयान अपनी पूरी कोशिश करके पिल को रिफाइन करने में लगा रहता है। यानली जियोयान पर वापस से जोरदार हमला करने लगता है, पर लिंग आगे आकर जियोयान को बचा लेता है और जियोयान से कहता है कि तुम यानली को हरा सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम सिर्फ पिल बनाने में ध्यान दो। अब यू और बाकी सभी जियामा एम्पायर के एल्केमिस्ट जियोयान को शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं और वो सभी जियोयान को यानली के हमलों से बचा रहे थे। ये देखकर सभी खुश होते हैं और सभी चिल्लाकर उनका हौसला बढ़ाने लगते हैं।
जिससे वो भी अपनी पूरी जान लगाकर जियोयान की रक्षा करते हैं। जिया लाओ खुश होकर कहते हैं कि जियोयान वास्तव में कमाल का है, उसने सभी को अपनी तरफ कर लिया। यानली की पिल अब कंप्लीट हो चुकी थी, जो पर्पल हार्ट बैरियर ब्रेकिंग पिल थी। इस पिल की तुलना टीयर 5 पिल से की जा सकती है। जियोयान भी अब सक्सेसफुली चिलिंग फ्लेम की रिंग को पिल में ऐड करके 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल को बना लेता है। यानली भी अब अपनी पिल को फर्नेस से बाहर निकालने लगता है और जियोयान भी अपनी पिल को फर्नेस से बाहर निकाल रहा था। इससे बड़े बड़े 2 टोर्नेडो बनने लगते हैं। यानली पहले अपनी पिल को बाहर निकाल लेता है और खुश होकर कहता है कि मैं विनर हूँ। सभी से निराश हो जाते हैं कि वो टीयर 5 पिल थी और उन्हें लग रहा था कि जियोयान यानली से ज्यादा अच्छी ग्रेड की पिल नहीं बना पाएगा। जियोयान यानली से कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है और वो सभी को अपनी पिल दिखाता है जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। यानली भी उस पिल को देखकर डर जाता है क्योंकि जियोयान ने 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल को बना लिया था जो हाई क्वालिटी की पिल थी। यानली कहता है कि लड़का इतनी छोटी उम्र में इस तरह की पिल को कैसे रिफाइन कर सकता है। फामा कहते हैं कि जियोयान की 3 पैटर्न वाली ग्रीन स्पीड पिल की तुलना टीयर 5 पिल से की जा सकती है, इसलिए जियोयान ही विनर है। सभी से खुश होते हैं। लोग दौड़कर ग्राउंड की तरफ आने लगते हैं। फामा कहते हैं कि लड़का वास्तव में जीनियस है, इसने ऐसे ऐसे तरीकों से पिल बनाई जिनके बारे में हमने भी कभी नहीं सुना। आज मैंने जो देखा उससे मेरी आंखें खुल गई। जिया लाओ भी कहते हैं कि मैंने इस लड़के को कम आंका और वो बोडोंग से कहते हैं कि इस लड़के को हर खेल में स्थिति को इतना तनावपूर्ण क्यों बनाना पड़ता है। बोडोंग कहते हैं कि जियोयान में कभी भी जादू की कमी नहीं होती। नालन जिये भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि यह लड़का वास्तव में बहुत ही भयानक है, इसके जैसा होना लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। नालन कहती है कि वो बहुत महान है और मुझे नहीं पता कि यान जियो भविष्य में कितना आगे जाएगा, पर उसके पास अभी इतनी काबिलियत है जितनी कई सारे एल्डर के पास नहीं होगी। ये ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है जो गुहे भी नहीं कर सकता। अगर ये हमारे यूनियन सेट में शामिल हो तो ये गुहे से भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। सभी लोग अब जियोयान के पास आकर खुशी से उससे ऊपर उछालने लगते हैं। नालन जी अपनी पोती से कहते हैं कि तुम यान जियो को पाना चाहती हो, पर यह बहुत कठिन है क्योंकि उसने कभी भी तुम्हें प्यार भरी नजरों से नहीं देखा। नालन कहती है कि मैंने कभी उसे निराश नहीं किया, पर मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरे बारे में बुराई सोचता है। यहाँ तक कि जब वो याफे और याओ ये के साथ था तो वो मुस्कुराकर बातें करता है, पर जैसे ही वो मुझे देखता है तो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। यानली अब वहाँ लोगों के बीच से बचकर भागने लगता है, पर जिया लाओ उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, और वो बोडोंग के साथ उसे मारने चले जाते हैं। जियोयान देखता है कि उसके डैड वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि अब उनका काम पूरा हो चुका था। लिंग जियोयान को जीत की बधाई देता हुआ कहता है कि मेरे मास्टर ने सही कहा था कि इस दुनिया में मुझसे भी काबिल एल्केमिस्ट मास्टर है, इसीलिए मैं फ्यूचर में मास्टर के साथ फिर से स्टडी करूंगा और मैं अगली बार तुमसे आने वाला नहीं हूँ। जियोयान कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारे कौशल निश्चित रूप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और मैं भी अगले कंपटीशन का इंतजार कर रहा हूँ। यू कहती है कि मेरे बिना तुम कंपटीशन नहीं कर सकते। अब फामा घोषणा करते हैं कि इस साल के चैंपियन ऑफ द ईयर यान जियो है। सभी से खुश होते हैं। जियोयान को अब चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसकी पिल बनाने से सारी एनर्जी खर्च हो गई थी, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया लाओ के सभी सैनिक यानली को ढूंढ रहे होते हैं। यानली वहाँ से बचकर भाग रहा था ताकि वो जियामा एम्पायर से बाहर निकल सके, पर बोडोंग उस पर हमला करके उसे गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। जिया लाओ भी वहाँ जाते हैं। यानली बोडोंग से अपने जीवन की भीख मांगता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे एल्केमिस्ट गिल्ड के लिए काम करूंगा और तुम चाहो तो मैं चुयुन एल्केमिस्ट गिल्ड को भी धोखा दूंगा और तुम्हें रॉयल फैमिली के सारे राज बताऊंगा। जिया लाओ उसकी बातों में आ जाते हैं, पर बोडोंग उसे बर्फ में जमाकर मार डालते हैं। जिया लाओ बोडोंग से कहते हैं कि वो हमारे काम आ सकता था, हम उसे चुयुन किंगडम के खिलाफ मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर सकते थे। बोडोंग कहते हैं कि जो अपने देश को धोखा दे सकता है उसकी क्या गारंटी है कि वो हमें धोखा नहीं देगा और तुम्हें इस तरह की गंदी बातें शोभा नहीं देती। तो जिया लाओ पूछते हैं कि तुम किस तरफ हो, क्योंकि वो यूनलेंग सेट के खिलाफ युद्ध करने की प्लानिंग कर रहे थे। बोडोंग कहते हैं कि हम सभी जियामा एम्पायर से हैं। वही हम जियोयान को देखते हैं जो अभी भी आराम कर रहा होता है और मास्टर आओतू और फुलेन उसके पास होते
हैं। वो कहते हैं कि लड़का थकावट की वजह से बेहोश हो गया। फुलेन कहते हैं कि वास्तव में असाधारण है, इसके पास 2 तरह की ओनली फ्लेम है और ये 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल को भी बना सकता है। जहाँ तक हम जैसे इंसानों की बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। आओ तो कहते हैं कि क्या हम सिर्फ इंसान है, और वो दोनों हंसने लगते हैं। आओ तो कहते हैं कि जियोयान ने इस बार हमारे ब्लैक रॉक सिटी गिल्ड की तरफ से कंपटीशन में भाग लिया, इससे अगले साल हमारे ब्लैक स्टोन सिटी ब्रांच को बहुत फायदा होगा। और वो हंसने लगते हैं तो फुलेन कहते हैं कि हमें हमारे हीरो को आराम करने देना चाहिए। जियोयान सपने में उसी पेड़ के नीचे चला जाता है जहाँ मास्टर गायब हुए थे। जियोयान कहता है कि मास्टर, अब मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आती है और आज मैंने 3 पैटर्न वाली ग्रीन स्पीड पिल बनाई और ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से है। आपने ही मेरे पास चिलिंग फ्लेम छोड़ी थी और अब मुझे स्पीड मेल्टिंग पिल की रेसिपी भी मिल जाएगी और मैं निश्चित रूप से स्पीड मेल्टिंग पिल को रिफाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा और आप मेरे पास फिर से वापस आ सकोगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने यानली के हमलों का सामना करते हुए 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल को बना रहा था, जिससे उसकी फर्नेस स्पॉट हो गई क्योंकि वो 3 अलग अलग तरह की फ्लेम की ऊर्जा को झेल नहीं पाई। जियोयान ने अपने मास्टर की दी हुई चिलिंग फ्लेम से ही फर्नेस बना ली थी, जिससे वो 3 पैटर्न वाली ग्रीन स्पीड पिल बना पाया और वो जीत गया था। बोडोंग ने भी यानली को खत्म कर दिया। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान की आँख खुल जाती है। वो सोचता है कि डैड अब भी मेरा ऑक्शन हाउस में इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। तभी एक सर्वेंट दरवाजा खोलती है और जियोयान से कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि आप जाग गए। जियोयान कहता है कि तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद और वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो सर्वेंट उसे कहती है कि फामा ने तुम्हें अपने ऑफिस में इनवाइट किया है, शायद वो तुम्हें जीत का गिफ्ट देना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जियोयान को याद आता है कि उसे अभी तक कंपटीशन का प्राइज नहीं मिला है और वो सर्वेंट को ध्यान देता है तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम जूनर है। जूनर नाम से उसे जियो जूनर की याद आ जाती है जिससे वो प्यार करता है, पर वो वुटन शहर छोड़ने के बाद उसे बिछड़ गया था और वो अभी जिया नाम की एकेडमी में थी। जियोयान उसे मिस करता हुआ उस लेडी से कहता है कि तुम्हारा नाम उस लड़की से मिलता है जिसे मैं जानता हूँ और क्या तुम मुझे प्रेसिडेंट फामा के रूम तक छोड़ सकती हो। वो लड़की मान जाती है और कहती है कि मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। वो जियोयान को लेकर प्रेसिडेंट के रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। रास्ते में सभी एल्केमिस्ट जियोयान को प्रणाम करते हैं। सर्वेंट जियोयान से कहती है कि तुम अब बहुत फेमस हो चुके हो, कई फीमेल एल्केमिस्ट तुम्हें देखने के लिए रोजाना हमारे गिल्ड में आती है और वो अब जियोयान को प्रेसिडेंट के स्टडी रूम के बाहर छोड़ देती है। वहीं हमें नालन को दिखाया जाता है जो अभी भी नालन रेजिडेंस में होती है। वो अपने दादा के पास सूप लेकर आती है और ने बताती है कि आपकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आपको अभी भी आराम की जरूरत है। नालन जी अपनी दवाइयाँ लेकर नालन से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से यूनलेन सेक्ट में वापस चले जाना चाहिए। 3 ईयर एग्रीमेंट तेजी से नजदीक आ रहा है। सेक्ट मास्टर यून भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम्हें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। नालन कहती है कि मैं नहीं जानती कि अब मैं फिर से वापस आ पाऊंगी या नहीं, इसीलिए मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। नालन जी कहते हैं कि मैं पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुका हूँ और अब मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हें शादी को तोड़ने का एग्रीमेंट किया, जिस वजह से अब नालन परिवार और जियो परिवार कभी भी एकजुट नहीं हो सकते। तुम यूनलाइन सेक्ट की यंग सेक्ट मास्टर हो, इसीलिए तुम्हें लड़ाई जीतनी होगी, तुम लड़ाई हार नहीं सकती। जियोयान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हर कोई तुम्हारी 3 साल पहले की गई गलती को भूल जाएगा। अगर तुम हार गई तो यंग सेक्ट मास्टर के रूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, जिससे तुम्हें फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगी। नालन अपने दादा से कहती है कि मैंने कभी
कभी हारने के बारे में नहीं सोचा। वही हम जियोयान को देखते हैं जो प्रेसिडेंट फामा के रूम में जाता है। फामा उसे कहते हैं कि इस बार मैं वास्तव में तुम्हारा आभारी हूँ, तुम्हारी वजह से हमारे गिल्ड और जियामा एम्पायर की प्रतिष्ठा बची रही। जियोयान उन्हें कहता है कि आपको मेरी इतनी तारीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं लगभग मर ही गया था। फामा हंसते हुए स्पीड मेल्टिंग पिल स्क्रॉल निकाल कर देते हैं कि हर जोखिम काम का हमेशा एक बड़ा इनाम होता है, और वो बताते हैं कि ये 6 ग्रेड की स्पीड मेल्टिंग पिल की रेसिपी है, आज से ये रेसिपी तुम्हारी हुई। और वो उसे जियोयान को दे देते हैं। जियोयान उसे पाकर बहुत खुश होता है। जियोयान उसे जल्दी से खोलकर देखता है। फामा उसे बताते हैं कि तुम अपनी वर्तमान सिचुएशन पावर के साथ इस स्क्रॉल को नहीं पढ़ सकते, ये एक 6 ग्रेड ड्रग प्रिस्क्रिप्शन है। मुझे भी इसे पढ़ने के कुछ ही देर में चक्कर आ गए थे। वो जियोयान को स्क्रॉल के साथ एक टोकन भी देते हैं और बताते हैं कि यह हमारे गिल्ड का होनोररी एल्डर टोकन है, ये हर एक चैंपियन को दिया जाता है। तुम इस टोकन का इस्तेमाल करके जियामा एम्पायर के अल्केमिस्ट गिल्ड के सभी ब्रांचेस से सहायता प्राप्त कर सकते हो। साथ ही तुम चाहो तो इस टोकन की मदद से किसी के भी आदेशों को अनदेखा कर सकते हो और इन नियमों में खुद में भी शामिल हुए। जियोयान उन्हें धन्यवाद देता है और अब जियोयान वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एक अल्केमिस्ट जियोयान को देखकर फिसल जाता है। तभी टाइम एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि मेडुसा हेवनली पाइथन से बाहर आ गई थी। जियोयान इससे डर जाता है क्योंकि मेडुसा को भी स्पीड मेल्टिंग पिल की जरूरत थी, इसीलिए वो उससे स्क्रॉल मांगती है। जियोयान कहता है कि लगता है कि रानी की ताकत बढ़ती जा रही है और आप हेवनली पाइथन की पावर को दबा रही हो। मेडुसा कहती है कि तुम्हारा भी हौसला बढ़ता जा रहा है और उससे दोबारा मेल्टिंग पिल रेसिपी मांगती है। जियोयान उससे वो स्क्रॉल दे देता है क्योंकि वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। मेडुसा कहती है कि तुम्हें मेरे लिए मेल्टिंग स्पीड पिल को बनाना होगा। जियोयान कहता है कि मैं केवल 4th ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ, सोल मेल्टिंग पिल ग्रेड 6 की पिल है। मेडुसा कहती है कि भले ही हेवनली पाइथन के अंदर मेरी सोल दब गई हो, पर मुझे सब कुछ पता है कि तुमने हाइबोटोन की सील को नष्ट करने के लिए ब्रेकिंग पिल को रिफाइन किया था और वो भी ग्रेड 6 की पिल थी। जियोयान इससे परेशान हुआ कहता है कि मुझे पिल बनाने के लिए कुछ समय चाहिए और मैं तुम्हारे लिए पिल जरूर बना दूंगा। मेडुसा उसे कहती है कि मेरे देरी की भी एक सीमा है, मुझे ज्यादा परेशान मत करना, और वो वापस से गायब हो जाती है। जियोयान के हाथों में वापस से वो सोल मेल्टिंग स्क्रॉल आ जाता है और अब टाइम भी नॉर्मल हो गया था। जियोयान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अपने मास्टर को जगा कर रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियोयान जल्दी से दौड़ता हुआ मेट्रा हाउस में पहुंचता है जहां वो अपने पिता को आवाज लगाता है, पर वो कमरे में नहीं होते और उसे वहां एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि जब तुम इस लेटर को देखोगे तो मैंने पहले ही इंपीरियल कैपिटल को छोड़ दी होगी। मुझे खेद है कि तुम्हारे पिता तुम्हें अलविदा कहे बिना ही चले गए, पर मुझे लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया था। मैं तुम्हें बस बड़ा होते देखना चाहता था। साथ ही मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जिस आदमी को मैंने इस बार इंपीरियल कैपिटल में देखा वो लापरवाह नहीं था जो हमेशा मेरी चिंता करता है, यानी कि तुम समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, इसे बड़ा होना कहते हैं। तुम्हारा बचपन बहुत ही अनमोल था पर बड़े होकर तुम बिल्कुल अलग हो गए। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें कचरा समझा जाता था, तुम्हारी पावर बहुत कम थी, पर अब बड़े होने के बाद तुम पहाड़ों जैसे ऊंचे हो गए हो। तुम में बहुत जुनून है। हम नहीं जानते कि हम फ्यूचर में कितने आगे जा सकते हैं या किससे मिलने वाले हैं, पर तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी है, जब हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो हमें कभी भी दूसरों को नीचा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारी जर्नी पर ही डिपेंड करेगा। जब तुम निराश हो तो कभी हार मत मानना, घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। जियोयान अपने पिता की बातों से अच्छा महसूस करता है और अब वो यूनलेन सेट की तरफ देखने लगता है। वहीं फिर हमें यूनलेन सेट को दिखाया जाता है जहां नालन भी चली जाती है। ग्रेट एल्डर यूनलेन नालन के पास आकर कहता है कि तुम सेक्ट में जल्दी क्यों नहीं लौटी, 3 ईयर एग्रीमेंट जल्दी आने वाला है और ये हमारे सेट के लिए एक बड़ा इवेंट है। नालन उन्हें कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं ग्रेट एल्डर। यूलेन कहते हैं कि जियो परिवार के लड़के के साथ लड़ाई में तुम्हारी जीत होनी चाहिए। युवा सेक्ट मास्टर होने के खातिर तुम्हारे लिए सभी को अपनी कल्टीवेशन दिखाने का सबसे अच्छा समय है। मैंने एम्पायर के बहुत से मुख्य लोगों को तुम्हारी और जियोयान की फाइट देखने के लिए इनवाइट किया है ताकि वो मेरे यूनलेन सेट के युवा सेक्ट मास्टर की ताकत के गवाह बन सके। नालन कहती है कि आपको इतने सारे लोगों को इनवाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 3 ईयर एग्रीमेंट मेरा पर्सनल मैटर है, इसका सेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। और क्या आपने सेक्ट मास्टर
से लोगों को बुलाने की मंजूरी ली है। ग्रेट एल्डर यूलिन कहता है कि मैंने खुद ये फैसला लिया है। सेक्ट मास्टर यूनियन अभी यहाँ नहीं है। अगर वो वापस लौटकर मुझे सजा देगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तुम यंग सेक्ट मास्टर यानी कि यूलिन सेक्ट की सेक्ट मास्टर पद की उत्तराधिकारी हो, इसीलिए तुम्हारी और जियोयान की ये लड़ाई यूलिन सेक्ट की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करती है। नालन इससे निराश होती है। ग्रेट एल्डर यूलिन कहते हैं कि तुम्हें परेशान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुद श्योर नहीं हो कि तुम ये लड़ाई जीत जाओगी। नालन कहती है कि निश्चित रूप से ये लड़ाई मैं ही जीतूंगी। ग्रेट एल्डर यूलिन कहते हैं कि अच्छे से तैयारी करो और वहाँ से चले जाते हैं। नालन सोचती है कि मैं कभी भी हार नहीं सकती। फिर हमें नालन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब नालन को कुछ लड़के परेशान करते थे, पर नालन बचपन से ही लड़ने में बहुत माहिर थी, इसीलिए वो अकेले सभी लड़कों को मारने लगती है और उन लड़कों में मोजान भी होता है। वो सभी नालन से मार खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने बड़ों को भी बुलाकर लाते हैं जो नालन पर हमला करने लगते हैं, पर एल्डर वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि लड़की सिर्फ मस्ती कर रही थी और इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमारी इस लड़की को मजाक करना बहुत पसंद है। तो आदमी कहता है कि तुम्हें मजाक लगता है, इसने हम सबको मारा है। एल्डर नालन से कहते हैं कि आज हमसे मेहमान मिलने आए हैं और वो उसे घर की तरफ भगा देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि नालन रेजिडेंस में जहां जियो अपने बेटे के साथ नालन जियो से मिलने वुडन शहर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि जहां जियो के पिता जियो लिन की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए वो अब इंपीरियल कैपिटल में नहीं रह सकते थे। नालन जियो और जान जियो के डेड अच्छे दोस्त थे। जियो यान भी इस वक्त बहुत छोटा था और वो दोनों उनसे मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। नालन जियो यान को चिढ़ाती है, पर जियो यान उस पर ध्यान नहीं देता और वो घर की तरफ निकल जाता है। नालन सु अपनी बेटी को डांटते हैं कि तुम हमेशा लोगों को मारकर हमारे लिए परेशानी खड़ी करती हो, पर नालन उनकी नहीं सुनती और अंदर भाग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान को प्रेसिडेंट फार्मा ने स्पीड मेल्टिंग पिल रेसिपी के साथ एल्डर टोकन भी दिया था, ताकि जियोयान उस टोकन की मदद से जियामा एम्पायर के एल्केमिस्ट गिल्ड से सहायता प्राप्त कर सके। जियोयान जब वापस अपने कमरे में लौटा तो उसे पता चला था कि उसके डेड वापस से वुडन शहर की तरफ निकल गए थे। फिर अब हमें पुरानी बातें बताई जाती है। कुछ साल पहले दो परिवारों के महान नेता नालन जिये और जियो लिन ने साथ मिलकर एक खतरनाक लड़ाई लड़ी थी। जियो लिन ने लड़ाई में नालन जिये की जान बचाई, इसीलिए नालन जिये ने दोनों परिवारों को एक करने के लिए अपनी पोती नालन और अपने पोते जियोयान के बीच शादी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, क्योंकि नालन और जियोयान एक ही दिन पैदा हुए थे। पर कुछ दिनों के बाद बीमारी की वजह से जियो लिन की डेथ हो गई, जिससे जियो परिवार को इंपीरियल कैपिटल छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। नालन जिये भी उन्हें जाने से नहीं रोक पाए, क्योंकि जान जियो के पास इतनी ताकत नहीं थी कि इंपीरियल कैपिटल में टिक सके। पर नालन जियो को विश्वास था कि फ्यूचर में जान जियो का बेटा अपने परिवार का नेतृत्व करेगा और उनके परिवार को उनकी जगह वापस दिलाकर रहेगा। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जान जियो के शहर में जाने के बाद नालन सु और नालन जिये साथ में बातें कर रहे थे। ये वही सालों पुराना वक्त था जब जियोयान को इंपीरियल कैपिटल छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। नालन जिये अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे दोस्त जियो लिन के मरने की वजह से जियो परिवार की अब इंपीरियल कैपिटल में कोई जगह नहीं है और ने वुडन शहर जैसे दूर इलाके में जाना पड़ा। अब उनके लिए वापस से इंपीरियल कैपिटल में आना बहुत मुश्किल होगा। नालन सु कहता है क्या आपने और जियोलिन ने जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका अब क्या होगा। नालन जी कहते हैं कि जियोलिन और मैं जीने और मरने के बाद भी दोस्त रहेंगे। मैं उसके मरने के बाद उसे धोखा नहीं दे सकता और वैसे भी जियोयान का टैलेंट कम नहीं है। अभी बचपन में ही उसकी पावर बहुत ज्यादा थी और वो अपने उम्र के सभी बच्चों से सबसे शक्तिशाली है, इसीलिए वो नालन के लिए परफेक्ट है। नालन सु कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत शरारती है और वो हमेशा परेशानी में पड़ती रहती
होती है। नालन जी हंसते हुए कहते हैं कि यह सिर्फ नॉर्मल बात है, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। नालन सु कहते हैं कि कल वो यूनलैंड सेक्ट में एडमिशन के लिए जाएगी, हो सकता है कि वो वहाँ जाकर सुधर जाए। नालन जी इससे थोड़े सैड होते हैं। नालन के यूनलैंड सेक्ट में एडमिशन लेने के बाद उसे वही रहना होगा और वो नालन से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसकी एक ड्राइंग बनाते हैं ताकि उसके पास न होने पर वो उसे देखकर अपना दिल बहला सके। तभी नालन उनके पास आती है और अब वो आज्ञाकारी बनने की कोशिश करने लगती है, पर नालन जी कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने ऐसा बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। नालन उन्हें बताती है कि आज मैंने फिर से मूजान को सबक सिखाया। वो याफे के साथ वापस से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसके सभी साथियों को बहुत मारा। नालन जी कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, उस लड़के को वास्तव में सबक सिखाने की जरूरत थी। अगर वो अगली बार फिर से तुम्हें परेशान करे तो उसे मेरी तरफ से भी एक लात मारना। नालन उनसे पूछती है कि आज जो लड़का हमारे घर आया था वो कौन था, मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा। नालन जी कहते हैं कि वो जियो परिवार का सबसे छोटा लड़का है जिसका नाम जियो यान है। उसके दादा और मैं पूरी जिंदगी अच्छे दोस्त रहे हैं। तुम और जियो यान एक ही समय पर पैदा हुए थे, इसीलिए मैंने फैसला किया तुम्हारी शादी जियो यान से ही होगी। नालन उनसे पूछती है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। छोटी होने की वजह से उसे शादी के बारे में कुछ पता नहीं होता। नालन जी कहते हैं कि फ्यूचर में जियो यान तुम्हारी रक्षा करने वाला बनेगा और फिर मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। नालन उन्हें कहती है कि मुझे जियो यान के प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है और यूनलैंड सेक्ट में वापस आने के बाद में आपकी रक्षा करूंगी। फिर हम देखते हैं कि अब नालन बाकी बच्चों के साथ यूनलैंड सेक्ट में एडमिशन के लिए आ गई थी, जहाँ ग्रेट एल्डर यूनलैंग सभी को बताते हैं कि लाखों पार्टिसिपेंट में से मैंने तुम सभी बच्चों को चुना है। अब तुम सभी को साबित करना है कि आप कितने टैलेंटेड हो। तुम सभी को कठिन ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि यूनलैंड सेट को तुम पर प्राउड फील हो। यून भी वहाँ जाती है। नालन को बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और उसे देखती ही रह जाती है। यून सेक्ट मास्टर होने की वजह से सभी स्टूडेंट से कहती है कि मैं आज तुम सभी को फर्स्ट लेसन दूंगी, जिसमें मैं तुम्हें सेक्ट के स्पेशल फॉर्मेशन को बनाना सिखाऊंगी, जिसका नाम सन क्लाउड कवर फॉर्मेशन था। और वो 4 पुराने स्टूडेंट के साथ मिलकर अपनी डूक्यू से फॉर्मेशन बनाने लगती है और सभी नए स्टूडेंट को बताती है कि इस फॉर्मेशन को सीखना यूनलैंड सेट के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए सभी स्टूडेंट को अपनी डूक्यू को इकट्ठा करना पड़ता है और वो पुराने स्टूडेंट के साथ मिलकर सन क्लाउड कवर फॉर्मेशन से एक शील्ड बनाती हुई बताती है कि अगर सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन का निर्माण करें तो हम अपने पूरे यूनलैंड सेट को, और अब आप सभी नए स्टूडेंट को एक एक करके इस फॉर्मेशन को बनाना सीखना होगा। और वो सभी अपने डूक्यू को इकट्ठा करने लगते हैं। यूनलैंग यूनियन से कहते हैं कि इस बार के नए स्टूडेंट बहुत ही टैलेंटेड हैं, शायद इस बार आपको अपना एक उत्तराधिकारी मिल सकता है जो आगे चलकर सेक्ट मास्टर बनेगा। यूनियन नए स्टूडेंट में से एक लड़के को फॉर्मेशन बनाने के लिए आगे बुलाती है और उसे बताती है कि अगर तुम चाहते हो कि सन क्लाउड कवर फॉर्मेशन अच्छे से काम करे तो तुम्हें अपने टीम वाले लोगों की ताकत पर भरोसा करना होगा और तुम सभी का ऑरा स्टेबल रहना चाहिए, वरना इससे फॉर्मेशन पर प्रभाव पड़ेगा। और वो सीनियर हान के साथ फॉर्मेशन बनाने को कहती है। यूनियन वहाँ से यू लेंग के साथ दूर आकर सभी स्टूडेंट को देखने लगती है। वो नया स्टूडेंट भी सीनियर हान के बताए अनुसार फॉर्मेशन बना लेता है। तभी वहाँ एक क्लाउड बीस्ट उस तरफ आने लगता है। सभी इससे डर जाते हैं। सीनियर हान अपनी टीम को बताते हैं कि क्लाउड बीस्ट वाइल्ड है, इसीलिए हमें बिना उकसाए उसे रोकना होगा। वो क्लाउड बीस्ट उन पर हमला करने आता है पर वो फॉर्मेशन बनाकर उसे रोकने लगते हैं, पर वो नया स्टूडेंट ठीक से फॉर्मेशन नहीं बना पा रहा था, इसीलिए सभी डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। यूनियन ने ही जानबूझकर उस क्लाउड बीस्ट को वहां बुलाया था ताकि वो सभी स्टूडेंट में से अपने प्रशिक्षु को चुन सके जो आगे चलकर सेक्ट मास्टर बनेगा। क्लाउड बीस्ट एक लड़के को मारने लगता है पर नालन उस लड़की को बचा लेती है, पर वो बीस्ट नालन पर हमला करने लगता है। सीनियर हान उस नए लड़के की वजह से फॉर्मेशन नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए वो खुद ही नालन को बचाने के लिए उस बीस्ट के सामने आ जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल होते हैं। यूनलैंग उस बीस्ट को रोकने चाहते हैं पर यूनियन उन्हें
रोक लेती है। नालन उस बिस्ट को तबाही मचाते देख उस नए लड़के को फॉर्मेशन बनाने को कहती है, पर वो बताता है कि मैं डूक्यू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी जगह खुद फॉर्मेशन बनाने लगती है और मिस्टर हान के मोमेंट को याद करती है जिससे वो ठीक से फॉर्मेशन बनाकर उस क्लाउड बिस्ट को मारने लग जाती है। अब वो लगातार फॉर्मेशन बनाकर उस क्लाउड बिस्ट पर हमला करने लगती है। इससे वो क्लाउड बिस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीनियर हान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। नालन फॉर्मेशन शील्ड बनाकर उस क्लाउड बिस्ट को रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता, तो नालन खुद ही आगे आकर उस बिस्ट को हिट करती है जिससे वो भी बिस्ट के साथ घायल होकर नीचे गिरने लगती है। सभी से डर जाते हैं। वो बिस्ट नालन को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी यूनियन वहां आकर नालन को बचाकर उस बिस्ट को मार डालती है। नालन की बहादुरी देखकर यूनियू उसे अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लेती है। नालन भी उन्हें अब अपना मास्टर मान लेती है और यूनियन अब नालन को लड़ने के लिए ट्रेन करने लगती है। नालन काफी जल्दी से सीख रही थी। नालन यूनियन से कहती है कि जब आप वीणा बजाती हो तो मुझे प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मजा आता है। मैं जल्दी से बड़ी होकर आपकी तरह ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग वुमन बनना चाहती हूँ। यूनियन उसे समझाती है कि स्ट्रॉन्ग होने का एक ही तरीका है कि तुम्हें दूसरों की तुलना में बहुत कड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी। नालन लगातार प्रैक्टिस करती रहती है और वो एक भी दिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ती। अब नालन बड़ी हो जाती है, पर अभी भी उसे यंग सेक्ट मास्टर बनने के लिए एक एग्जाम से गुजरना था। नालन अभी नए स्टूडेंट को ट्रेन कर रही होती है। एक लड़का नालन के पास आकर कहता है कि जब मैं अपने डेड के साथ वुटन शहर गया था तो मैं वहाँ जियोयान से मिला। नालन कहती है कि जियोयान कौन है, क्योंकि नालन को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी वहाँ लियू लिंग भी आ जाता है जो नालन से कहता है कि तुमने जो इंटरनल रिकवरिंग पिल मंगवाई थी वो मैं मास्टर गुए से लेकर आ गया हूँ, और वो उसे वो पिल दे देता है। पर वो उसे कहता है कि चाहे ये पिल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर ये तुम्हारी अधूरी ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें यंग सेक्ट मास्टर बनने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। नालन कहती है कि मुझे कुछ भी करके लाइफ एंड डेथ गेट से गुजरना ही होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने इतने सालों से मेहनत की है। अगर मैं यंग सेक्ट मास्टर नहीं बन पाई तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा। और वो उसे पिल के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। लिंग उस लड़के से पूछता है कि तुम जिस जियोयान के बारे में बात कर रहे थे वो लड़का कौन है, तो जूनियर बताता है कि जहाँ तक मैंने सुना है जियोयान नालन का मंगेतर है। लिंग इससे हैरान होता है क्योंकि वो नालन से प्यार करता है। वहीं नालन रात में लाइफ ऑफ डेथ गेट के पास जाती है। यही उसका यंग सेक्ट मास्टर बनने का एग्जाम था। नालन सोचती है कि अगर मुझे मास्टर की तरह ही पावरफुल बनना है तो मुझे इस एग्जाम को पास करना ही होगा। और अब वो वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। नालन को इससे दर्द होने लगता है। नालन सोचती है कि मुझे किसी भी तरह इस पीड़ा को सहन करना होगा। अगर मैं इसे सहन नहीं कर पाई तो मैं कभी अपने परिवार और मास्टर को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। नालन की पूरी बॉडी में एनर्जी जाने लगती है जिससे उसे बेइंतहा दर्द होता है। यूनियन भी वहाँ जाती है और वो उस एग्जाम को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे रोक नहीं पाती और नालन से कहती है कि तुम्हें इस प्रोसेस को रोकना होगा वरना तुम मारी जाओगी। नालन कहती है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अगर मैं फिर भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाई तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी तरह ही एक स्ट्रॉन्ग सेक्ट मास्टर बनना चाहती हूँ और मैं कुछ भी करके हार नहीं मानूंगी। यूनियन भी उसकी बात मानकर इस एग्जाम को नहीं रोकती। नालन दर्द सहती रहती है और अब वो एग्जाम भी पूरा हो जाता है। नालन नीचे गिरने लगती है पर यूनियन उसे पकड़ लेती है। नालन अभी भी जिंदा थी, यानी उसे लाइफ एंड डेथ गेट ने स्वीकार कर लिया था और अब वो यंग सेक्ट मास्टर बनने के योग्य बन चुकी थी। यूनियन भी इससे खुश होती है। नालन भी होश में आ जाती है। यूनियन उसे कहती है क्या से तुम यूनियन सेक्ट की यंग सेक्ट मास्टर हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नालन की बहादुरी की वजह से उसे यूनियन ने अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया था। नालन ने काफी मेहनत करके ट्रेनिंग ली, लेकिन अभी भी उसे आखिरी एग्जाम से गुजरना था जब जाकर वो यंग सेक्ट मास्टर बन सकती थी। नालन ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाइफ एंड डेथ के गेट को पास कर लिया था, जिससे अब वो यंग सेक्ट मास्टर बन चुकी थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि नालन
यंग सेक्ट मास्टर बनने की वजह से बहुत खुश होती है और वो इस बारे में अपने दादा को बताती है जो यूनलैंड सेक्ट में आए हुए थे। नालन उन्हें कहती है कि जल्दी मेरी सक्सेस सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए मुझे यह नया रूप दिया गया है। आज सारे जियामा एम्पायर के महान लोग मेरी सेरेमनी में आएंगे। साथ ही आज मुझे टीचर यंग सेक्ट मास्टर वाली तलवार देगी और अब से मास्टर गी मेरे प्रोटेक्टर बन गए हैं। नालन जी अपनी पोती की सफलता से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुमने बहुत सारे इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया है। पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए मुश्किल रहे होंगे। मुझे बहुत पछतावा होता है कि बचपन में तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहिए था। नालन उन्हें कहती है कि मैं यहाँ यूनलैंड सेक्ट में बहुत अच्छी तरह से रही हूँ और मेरी टीचर ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे मेरी टीचर के जैसा ही एक महान सेक्ट मास्टर बनना है। तो नालन जी कहते हैं कि क्या तुम्हें जियोयान याद है जिसकी तुम फियोंसे हो और अगले साल तुम्हारी उसके साथ शादी होगी, फिर जियोयान भी तुम्हारे साथ यहाँ यूनलैंड सेक्ट में ट्रेनिंग ले पाएगा। नालन को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ ग्रेट एल्डर यूनलैंग लिंग के साथ आ जाते हैं और वो नालन से कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम शादी की बात कर रही थी। नालन कहती है कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी और वो अपने दादा को जल्दी से वहाँ से बाहर निकाल देती है ताकि वो कोई परेशानी खड़ी ना करे। नालन यूनलैंग के पास आकर पूछती है कि आप मेरे पास क्या लेने आए हो। यूनलैंग बताते हैं क्या जियामा एम्पायर की सभी मुख्य हस्तियाँ तुम्हारे सेरेमनी में आने वाली है, इसीलिए तुम्हें यूनलैंग सेट की रेपुटेशन को बनाए रखना है और कोई ऐसी गलती मत करना जिससे यूनलैंड सेट को नुकसान पहुंचे। नालन कहती है कि मैं आपकी बातों को समझती हूँ। लिंग उसे गुहे की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट देता है तो नालन उसे कहती है कि तुम गुहे को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। यूनलैंग समझ जाते हैं कि लिंग नालन को पसंद करता है, इसीलिए और नालन को बताते हैं कि तुम्हारे यंग सेक्ट मास्टर बनने के बाद तुम किसी भी आदमी के प्रति लगाव नहीं रख सकती, ना ही तुम किसी से शादी कर सकती हो, क्योंकि पुराने जमाने से ही यूनलैंग सेट का नियम था कि कोई भी सेक्ट मास्टर या फिर यंग सेक्ट मास्टर अपोजिट सेक्स के इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता था। यूनलैंग कहते हैं कि यह नियम बहुत सख्त है, लेकिन यह हमें पूर्वजों से विरासत में मिले हैं। मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है और सेक्ट मास्टर ने तुम्हें ट्रेन करने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए तुम्हें काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हमारे सेक्ट को कोई नुकसान न पहुंचे और तुम्हें हमारे पुराने मास्टर के बारे में याद होना चाहिए जो छोटी सी उम्र में ही डूवांग बन गए थे और आगे चलकर वो सेक्ट मास्टर बने। नालन कहती है कि मैं हमेशा नियमों को याद रखूंगी। तो यूनलैंग यह कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि तैयार हो जाओ, जल्दी सक्सेस सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। लिंग नालन से कहता है कि मैंने तुम्हारी और दादा नालन जिये की बात सुनी, तुम्हारी शादी जियो परिवार के जियोयान के साथ होने वाली है। नालन इससे परेशान होती है और वो लिंग से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। लिंग कहता है कि मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा, पर बहुत से लोग ये बात जानते होंगे और मुझे लगता है कि सेरेमनी में कोई ना कोई इस बात को जरूर उठाएगा और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें यंग सेक्ट मास्टर बनने नहीं दिया जाएगा। नालन इससे और ज्यादा डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहती है कि जब मेरी शादी तय हुई थी तब मैं सिर्फ एक बच्ची थी, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। लिंग उसे कहता है कि तुम्हें खुद का डिसीजन लेना होगा, तुम इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती हो। नालन तेजी से दौड़कर बाहर जाती है। जैसे यूनियन उसके पास आती है तो नालन रोते हुए उनके गले से लग जाती है। यूनियन उसे कहती है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नालन कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ आपके पास ट्रेनिंग लेने आई थी और मैं आपकी तरह सेक्ट मास्टर बनना चाहती हूँ, पर दादाजी ने मेरे लिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रखा है और दादाजी अपने वादों के पक्के हैं और वो कुछ भी करके इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके रहेंगे। पर मैंने कड़ी मेहनत की है ताकि मैं यंग सेक्ट मास्टर बन सकूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। यूनियन से कहती है कि तुम्हारे दादा ने जो मैरिज एग्रीमेंट तैयार किया है उसके बारे में तुम क्या सोचती हो। नालन बताती है कि जब दादाजी ने मुझे यहाँ यूनलैंड सेक्ट में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था तो वो बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि वो अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। पर मेरा सपना है कि मैं शक्तिशाली बनूं ताकि मैं फैमिली बिजनेस में उनकी मदद कर पाऊं, ताकि उन्हें जहाँ मेहनत करने वालों की जरूरत ना पड़े। पर शादी होने का दादाजी ने वादा किया
किया है और मैं नहीं चाहती दादाजी को मेरी वजह से अपना वादा तोड़ना पड़े। यूनियन कहती है कि तुम अच्छी लड़की हो, क्या तुम अपने फियांसे को जानती हो और क्या वही है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। नालन को कुछ समझ नहीं आता। यूनियन उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी यंग सेक्टर मास्टर की पोजीशन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की सेरेमनी हर बार की तरह ही होगी, पर अगर तुम्हारे दिल में उस लड़के के प्रति फीलिंग्स है तो मैं सेक्टर एडर से बात करूंगी ताकि वो शादी के लिए मान जाए। नालन कहती है कि आपके लिए बहुत कठिन होगा। यूनियन कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़का वो नहीं है जिसे तुम प्यार करती हो तो मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुम्हारे दादा को समझाऊंगी। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत परेशानियां आएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास खुद का फैसला लेने की भी हिम्मत नहीं है तो तुम काफी पैथेटिक नजर आओगी। आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, इसीलिए तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। नालन उनकी बातों से अच्छा फील करती है। यूनियन वहाँ से हॉल की तरफ चली जाती है। लिंग भी उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो नालन के पास आकर कहता है कि तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दूसरे आदमी से शादी करो, पर तुम्हारा जो भी निर्णय हो मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करता हूँ, चाहे तुम एक रद्दी इंसान से ही शादी करने वाली हो। नालन कहती है कि यूजलेस इंसानों से तुम्हारा क्या मतलब है। लिंग बताता है कि जियोयान एक कचरे के सिवा और कुछ नहीं है। पहले उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, पर उसकी पावर अब पहले से भी कम हो चुकी है और मैंने उसके बारे में एक जूनियर से सुना। जियोयान ने 3 साल पहले अपनी डूक्यू को कलेक्ट करने की पावर खो दी थी, इसीलिए उसे कचरे के टुकड़े के रूप में जाना जाता है और तुम एक कचरे के टुकड़े के लिए यंग सेक्टर मास्टर की पोजीशन को नहीं गंवा सकती। नालन को काफी गुस्सा आता है। तभी अनाउंस होता है कि सक्सेस सेरेमनी शुरू होने वाली है, इसीलिए उस तरफ जाने लगती है। यूनलैंग सेक्टर में आज जियामा एम्पायर के महान लोग आए हुए थे। यूनलैंग उन सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देते हैं। यूनियन भी अब हॉल में पहुंच जाती है और उस सभी को बताती है कि आज मेरे यूनलैंग सेट के लिए खुशी का दिन है और वो फामा और जियो लाओ को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती है और बताती है कि मेरी शिष्य नालन यान रेन बहुत ओनार है, वो कभी हार नहीं मानती और उसे लाइफ एंड डेथ गेट के द्वारा भी यंग सेक्टर मास्टर बनने के लिए स्वीकार कर लिया गया है और अब नालन को वहाँ बुलाया जाता है। नालन वहाँ जाती है, पर वो काफी परेशान नजर आ रही थी। यूनियन अब नालन को यंग सेक्टर मास्टर सोट देकर कहती है कि अब से तुम यूनलैंग सेक्टर के यंग सेक्टर मास्टर बन चुकी हो और फ्यूचर में तुम सेक्टर मास्टर पद के लिए उत्तराधिकारी रहोगी, इसीलिए तुम्हें दिल से अपने कल्टीवेशन को जारी रखना होगा। नालन उस सोट को ले लेती है और अपनी टीचर से कहती है कि मैं हमेशा सेट के नियमों का पालन करूंगी। सभी इससे खुश होते हैं, पर एक जूनियर लड़का बाहर आकर कहता है कि नालन ने यूनलैंग सेट का नियम तोड़ा है क्योंकि नालन का एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। यूनलैंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे कहता है कि बिना किसी सबूत के तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से माफी मांगकर कहते हैं कि यंग सेक्टर मास्टर कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे सेट के नियमों का उल्लंघन होगा और वो नालन से कहते हैं कि तुम सभी को बताओ कि तुमने कोई नियम नहीं तोड़े। नालन कुछ नहीं कहती तो यूनियन नालन से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को सच बताओ। नालन को याद आता है कि टीचर ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो एक रद्दी इंसान के लिए अपने सालों की मेहनत नहीं गंवा सकती, इसीलिए वो गुस्से में सभी को बताती है कि मेरा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। सभी से हैरान रह जाते हैं। नालन कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे दादा ने किया था और जब मैं छोटी बच्ची थी, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बिना मेरी सहमति के हुआ है, इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। लिंग भी इससे मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसने जूनियर को ऐसा बोलने को कहा था। नालन जी अपनी पोती से गुस्सा होते हैं, पर वो उसे कुछ नहीं कह पाते और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। नालन जी अपने कमरे में उदास खड़े हुए बाहर के नजारे को देख रहे थे। तब नालन उनके पास आकर बताती है कि मुझे खेद है कि मैंने आपको नाराज किया। नालन जी उसे कहते हैं कि तुमने यूनलैंग सेट के नियमों के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहाँ की यंग सेक्टर मास्टर बनने के बाद तुम शादी नहीं कर सकती। नालन उन्हें कहती है कि बचपन में आपने जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया था तब मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं समझती थी और मुझे ये बात याद नहीं थी कि मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। सुबह जब आपने इस बात का जिक्र किया तब मुझे पता चला कि मेरे अगले साल शादी है। नालन जी कहते हैं कि सेक्टर मास्टर के साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशन है, अगर तुम चाहो तो ये शादी करने के लिए उन्हें मना सकती हो। नालन कहती है कि मैंने सभी लोगों के सामने कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसीलिए मैं अपने फैसले को बदल नहीं सकती, इससे यूनलैंग सेट की रेपुटेशन खराब होगी। नालन जी गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें मेरे वादे की जरा भी परवाह नहीं है, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा अपने प्रॉमिस तोड़ता है। मैंने जियोयान को देखा है, वो बहुत ही दयालु लड़का है, तुम्हारे दादा की नजर कभी गलत नहीं हो सकती। नालन गुस्से में उन्हें कहती है कि वो लड़का सिर्फ एक कचरा है और आप अब भी चाहते हैं
कि मैं उससे शादी करूं। नालन जी कहते हैं कि मैं उस लड़के की पावर को वापस लाने का तरीका ढूंढ रहा हूं और पिलकिंग गुहे के पास इसका कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। नालन कहती है कि मैंने सबके सामने इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया है, इसीलिए मैं इसे कभी वापस नहीं लूंगी और वैसे भी यूनलेन सेठ शादी के नियमों को कभी नहीं बदलेगा। मैंने अपने सपने के लिए बहुत ही चीजों का भुगतान किया है। मैं एक कचरे के टुकड़े के लिए अपना सपना नहीं छोड़ सकती और वो अपने दादा से रिक्वेस्ट करती है कि आप इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। नालन जी भी गुस्से में कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तब किया गया था जब तुम दोनों का जन्म हुआ था और तुम क्या चाहती हो कि दादाजी अपना वादा तोड़ दे ताकि मैं अपने भाइयों को हंसने पर मजबूर कर सकूं। नालन कहती है कि मैंने अपना फैसला ले लिया है। नालन जी उसे रोककर कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम ये सोचना भी मत कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। मैंने जियोलिन से वादा किया था कि तुम्हारी शादी जियोयान से होकर रहेगी। नालन कहती है कि आपका वादा है और आपकी वजह से मैं किसी रद्दी से शादी नहीं करूंगी। नालन जी गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं। इससे नालन उन्हें कहती है कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आप सिर्फ मुझसे प्यार करने का दिखावा करते हो और वहाँ से चली जाती है। नालन जी को अपनी गलती का एहसास होता है पर नालन नहीं रुकती। फिर हम देखते हैं कि नालन घी और लिंग के साथ जियो फैमिली की तरफ निकल जाती है ताकि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सके और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नालन को यूनियन ने अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया था। नालन ने काफी मेहनत की और वो लाइफ एंड डेथ के गेट से भी पास हो गई थी, जिसमें अब वो यंग सेक्ट मास्टर बन चुकी थी। पर यूनियन सेक्ट का नियम था कि यंग सेक्ट मास्टर कभी भी शादी नहीं कर सकता था, इसलिए नालन ने अपने दादा के तय किए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का डिसाइड किया था और जियो फैमिली की तरफ निकल गई थी। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोयान ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल को ले लिया था और ये जियोयान के यूनलेन सेक्ट में जाने की आखिरी तैयारी थी। 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल में 3 अग्नि ऊर्जाएं होने की वजह से ये जियोयान को 8 स्टार डूशी से बढ़ाकर द डूशी यानी फाइट ग्रैंड मास्टर बना सकती थी। पर यह प्रोसेस बहुत ही खतरनाक थी और ये जियोयान को बहुत दर्द पहुंचा रही थी। जियोयान सोचता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मुझे यूनलेन सेक्ट जाना है। जियोयान को पुरानी बातें याद आती है जब सभी उसे कचरा समझते थे, मगर जियोयान के डैड ने उस पर भरोसा किया और कहा था कि मेरा बेटा हमेशा कचरा बनकर नहीं रहेगा। जियोयान इन बातों से मोटिवेट होकर दर्द को सहन करता रहता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब नालन घी और लिंग के साथ जियो परिवार में आई थी। जियोयान भी वहां जाता है पर उसके बैठने के लिए वहां जगह नहीं थी। जियोयान कहता है कि परिवार में मेरी जगह लगभग खत्म होती जा रही है। तभी जूनियर उसे कहती है कि तुम मेरे पास आकर बैठ सकते हो। जियोयान जूनियर के पास जाकर बैठता है और उसे कहता है कि तुमने एक बार फिर मेरी मदद की। जूनियर उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है जो आज यहाँ आई है। नालन सामने आकर जान जियो को अपना परिचय देते हुए बताती है कि मेरा नाम नालन यान रेन है और नालन जी मेरे दादा हैं। जान जियो को याद आ जाता है कि वो वही लड़की है जिसके साथ उनके बेटे का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो उसे यहाँ देखकर बहुत खुश हुए। कहते हैं कि मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान ना सका। नालन उन्हें कहती है कि मैं कभी आपसे मिलने नहीं आती, इसीलिए आपकी कोई गलती नहीं है। जान जियो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें मास्टर यूनियन ने अपने शिष्य बना लिया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है, तुम बहुत ही होनहार हो। नालन कहती है कि मैं सिर्फ भाग्यशाली थी और वो घी की तरफ इशारा करती है क्योंकि वो खुद उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि वो यहाँ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने आई है। घी जान जियो से कहते हैं कि हम आज यहाँ यंग सेक्ट मास्टर के रिलेटेड कुछ बात करने आए हैं। जान जियो कहते हैं कि बेशक आप जो बात कहने आए हैं वो कह सकते हैं। घी कहते हैं कि हमारे यूनलेन सेक्ट के नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, सेक्ट मास्टर को यंग सेक्ट मास्टर यानी नालन से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आगे चलकर नालन ही यूनलेन सेक्ट की सेक्ट मास्टर बनेगी। पर नालन को कल्टीवेशन करने के लिए शांति की आवश्यकता है, इसीलिए हम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं। जान जियो गुस्से में चाय का कप तोड़ देते हैं। सभी लोग बातें करते हैं कि जियोयान कचरा है और नालन जैसी लड़की इससे क्यों शादी करना चाहेगी। जान जियो कहते हैं कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इस डोक्यू कॉन्टिनेंट में अगर लड़कियां शादी के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए जबरदस्ती आती है तो इसका मतलब ये होता है कि
लड़का उसके लायक नहीं है। गी कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह फैसला बहुत डिफिकल्ट है, पर हमारी सेक्ट मास्टर यही चाहती है। जान जियो गुस्से में अपने लो एंड रोन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं। गी भी नालन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं, पर जियो फैमिली के दोनों एल्डर जान जियो से कहते हैं कि तुम परिवार के मुखिया हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा काम शोभा नहीं देता। जान जियो शांत हो जाते हैं और वो नालन से कहते हैं कि इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए क्या नालन जी ने परमिशन दे दी है। नालन कहती है कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए दादाजी कभी नहीं माने, लेकिन ये मेरा फैसला है और मैं इस शादी को खुद रद्द करना चाहती हूँ। जान जियो इससे निराश हुए कहते हैं कि तुम यूनाइटेड स्टेट की अगली वारिस हो, भविष्य में तुम डूक्यू कॉन्टिनेंट की एक फेमस पर्सन बनोगी, पर मेरा जियोयान एक नॉर्मल इंसान के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। गे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारी बातों को समझ पाए और हमारे सेक्ट मास्टर को भी पता था कि आपके लिए बात स्वीकार करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए मैं विशेष रूप से आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट लाया हूँ जिसे आप हमारी माफी के तौर पर लें, जो क्यों गैदरिंग पिल होती है। सभी उस पिल को देखकर हैरान रह जाते हैं। एल्डर कहते हैं कि इस पिल को जरूर पिल किंग गोए द्वारा ही बनाया गया होगा। जियोयान गी से कहता है कि आप इस पिल को वापस रख सकते हैं। एल्डर कहते हैं कि तुम्हें बड़ों के बीच बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जियोयान दोनों एल्डर से कहता है कि अगर आज मेरी जगह आपके बेटों की शादी कैंसिल होती तो भी आप ऐसा ही कहते। इससे उन दोनों एल्डर को गुस्सा आता है, पर जूनियर उन्हें कहती है कि जियोयान सही कह रहा है, जियोयान का ये निजी मामला है, इसलिए आपको उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। जियोयान आगे जाकर नालन से कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हारे दादा कभी भी हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। नालन देखती है कि जियोयान बचपन से अब काफी बदल चुका है और अब वो काफी घमंडी हो गया। नालन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है कि शादी का मेरे दादाजी से कोई लेना देना नहीं है। जियोयान कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मेरे पिता तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों परिवार के दो पुराने एल्डर के द्वारा तय किया गया था और अभी वो दोनों ही इसे कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम खुद इस एग्रीमेंट को खत्म करते हैं तो ये मेरे दादा जियोलिन का अपमान होगा और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। नालन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे। लगता है मेरे द्वारा दिया मुआवजा तुम्हें कम लगा, इसलिए मैं तुम्हें 3 और क्यू गैदरिंग पिल दूंगी और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यूनाइटेड स्टेट में भी प्रवेश दिला सकती हूँ, जहाँ तुम हाई लेवल के डूक्यू मेथड को सीख पाओगे। जियोयान को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यह लड़की बहुत घमंडी है, इसीलिए उसे कहता है कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। नालन इससे डर जाती है। लिंग जियोयान के सामने तलवार पॉइंट कर देता है। जान जियो अपने बेटे से कहते हैं कि उतावलेपन से काम मत लो। नालन लिंग को साइड करके जियोयान से कहती है कि चाहे तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, पर तुम्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा, क्योंकि मैं पहले यंग सेक्ट मास्टर बन चुकी हूँ और आगे चलकर मैं सेक्ट मास्टर बनूंगी, इसलिए तुम मेरे फैसले को जबरदस्ती की तरह भी मान सकते हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों के बीच पावर का कितना बड़ा गैप है। जियोयान कहता है कि अगर तुम सिर्फ मुझे अपमानित करती हो तो मुझे जरा भी परवाह नहीं थी, पर मेरे पिता परिवार के मुखिया है। अगर आज वो तुम्हारे इस फैसले को स्वीकार कर लेंगे तो लोगों से कैसे मुंह मिला पाएंगे और आगे चलकर ये वुटन शहर में अपने फूड को भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। नालन जान जियो को परेशान देखकर जियोयान से कहती है कि मैं आज थोड़ी लापरवाह हूँ और मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के आज के फैसले को वापस ले सकती हूँ, पर हमें एक सौदा करना होगा, जिसके लिए मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन को 3 साल के लिए टाल दूंगी। 3 साल बाद तुम मुझे लड़ाई के लिए चैलेंज करने यूनाइटेड स्टेट आ जाना। अगर तुम हार गए तो मैं मैरिज एग्रीमेंट को सार्वजनिक रूप से कैंसिल कर दूंगी और अगर तुम जीत गए तो इससे अंकल जान जियो को परेशानी नहीं होगी। जान जियो वहाँ आकर नालन से कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे बेटे की वर्तमान स्थिति क्या है, फिर भी तुम इसे चैलेंज करने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम इसे अपमानित करना चाहती हो। नालन कहती है कि इस तरह के फैसलों के लिए हमेशा किसी न किसी को परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर आपको अपनी रेपुटेशन नहीं बचानी है तो मैं अभी जबरन इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगी। और वो जियोयान से कहती है कि फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम आज ही इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हो या फिर 3 साल बाद। जियोयान उसे कहता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम्हें
तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक बेकार कचरा हूँ और तुम जैसी महान लड़की के लायक नहीं हूँ। अगर हमारे बीच ये मैरिज एग्रीमेंट नहीं होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। मुझे पता है कि ऑनलाइन सेक्ट बहुत पावरफुल है, पर मैं अभी भी जवान हूँ और मेरे पास पावर को बढ़ाने के लिए काफी समय है। अब मैं रद्दी बनकर नहीं रहूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी कल्टिवेशन लेवल को आने वाले सालों में नहीं बढ़ा सकता, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ही सुझाव है कि पूरी नदी की खोज में 3 साल और पश्चिम नदी की खोज में 30 साल तक घूम लो, पर कभी यंग लोगों को धमकाने की मत करो। अपने बेटे की बातों से जान जियो भी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। नालन को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे लेसन दो, तुम कचरे के सिवा और कुछ नहीं हो। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो मैं 3 साल बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी, देखती हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो नालन यान रेन तुम्हारी जिंदगी भर गुलाम यानी नौकर बनकर रहेगी, और अगर तुम 3 साल बाद भी कूड़े के ढेर ही रहे तो यह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सार्वजनिक रूप से कैंसिल कर दिया जाएगा। जोयान कहता है कि 3 साल बाद की कोई जरूरत नहीं है, मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके उस पर अपने खून की छाप लगाकर उसे कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम जैसी प्रतिभाशाली पत्नी को पाकर खुश रहूंगा, इसीलिए मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है जिसमें अब जीवन भर हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और तुम्हें जियो परिवार से बाहर किया जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को उसकी तरफ फेंकता है। नालन इससे गुस्सा होती है। जोयान अपने डेट के सामने सर झुकाकर उन्हें कहता है कि 3 साल बाद में निश्चित रूप से यूनियन सेट जाऊंगा और आपकी इस इंसल्ट का बदला लेकर आऊंगा। जान जियो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा जीवन भर कचरा बनकर नहीं रहेगा, यह तो बस छोटी सी अफवाह है, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। जोयान वहाँ से जाते हुए नालन से कहता है कि 3 साल बाद में तुम्हें चुनौती दूंगा। जियोयान इन बातों को याद करके खुश होता है कि उसके डैड ने सही कहा था और अब वो दाडूशी यानी फाइट ग्रैंड मास्टर बन चुका था, जिससे उसकी स्पीड काफी बढ़ गई थी और वो तेजी से दौड़कर बाहर आता है और अब वो अपनी डूक्यू को भी बाहर रिलीज कर सकता था। जियोयान इससे खुश होता है। वो डोंग भी ये देख लेते हैं और जियोयान से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दाडूशी तक पहुंच गए हो और ये तुम्हारी असली ताकत होनी चाहिए। तुम्हारी डुआंग वाली पुरानी ताकत जरूर तुम्हारी बॉडी के अंदर छिपी किसी प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा सील होगी। जियोयान उन्हें कहता है कि आपने सही कहा, मेरी बॉडी में ऐसी कई शक्तियां हैं जो मेरी नहीं है। मैं पहले उन पर निर्भर था, पर अब आखिरकार मैं खुद की शक्ति में विश्वास रखता हूँ। बो डोंग भी से खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियोयान ऑक्शन हाउस में याफे से मिलने आता है। याफे उसे बताती है कि कल 3 ईयर एग्रीमेंट होने वाला है, इसलिए अब तुम यूनियन सेट की तरफ जा रहे हो और अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। साथ ही वो उससे ये भी पूछती है कि इस मुद्दे कॉल करने के बाद तुम कहाँ जाओगे, क्या तुम जियो परिवार में वापस से लौटने वाले हो। जियोयान कहता है कि मैं घर जाने की सोच रहा था, पर पहले मुझे जियानान एकेडमी जाना होगा। याफे कहती है कि जरूर तुम जूनियर को खोजने जाओगे। जियोयान कहता है कि तुमने सही कहा, मेरे जाने के बाद अभी भी तुम्हें जियो परिवार का ख्याल रखना होगा और मैं फ्यूचर में तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। याफे उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी नालन से नफरत करते हो और क्या तुम चाहते हो कि कल की लड़ाई में उसे अपने किए का पछतावा हो। जियोयान कहता है कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब ये सब सिर्फ अपने परिवार और पिता के लिए कर रहा हूँ ताकि उन्हें अपना सम्मान वापस मिल सके। इन 3 सालों में मेरा सामना कई लोगों से हुआ, कुछ ने मुझे खतरे में डाल दिया और कुछ ने मुझे ऊपर उठाने में मदद की, पर इससे मैं बदल गया। पहले मैं घमंडी हुआ करता था, पर अब मुझे यकीन है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। अब वो 3 ईयर एग्रीमेंट मेरे लिए सिर्फ एक जवान आदमी के द्वारा दिए गए वादे को पूरा करना है, चाहे कल के परिणाम कुछ भी हो। पर अभी मेरा सफर बहुत लंबा है। जियोयान अब तैयार होकर यूनियन सेट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो लोगों की मदद करता है और वो उनके साथ आगे बढ़ता है, जिससे वो अगली सुबह तक यूनियन सेट तक पहुंच जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल की मदद से दादूशी बन गया था। जियोयान को याद आया कि कैसे नालन ने 3 साल पहले उसके परिवार की बदनामी की थी और अब वो इस बात का बदला लेने के लिए यूनलैंग सेक्ट आ गया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि नालन भी जियोयान का यूनलैंग सेक्ट एरिना में उसका इंतजार कर रही थी और आज जियामा एम्पायर के सभी महान लोग ये लड़ाई देखने आए थे। जियोयान सभी को अपना परिचय देता है कि मैं जियो परिवार से जियोयान हूँ। मैं यहाँ वादे के मुताबिक 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए आया हूँ। आज मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और वो नालन से कहता है कि 3 साल पहले तुमने मेरे परिवार के खिलाफ बहुत अपशब्द कहे थे, आज मैं उन सभी को वापस चुका दूंगा। नालन कहती है कि मैं नहीं मानती कि मैंने उस दिन कुछ गलत कहा था। मुझे अपना भाग्य खुद चुनने का अधिकार है। शायद उस समय मैंने ऐसे काम किए जो अनुचित थे, लेकिन अगर आज समय खुद को वापस दोहराता है तो आज भी मेरी भावनाएं उस दिन की तरह ही रहेगी। यूनलैंड सभी से कहता है कि मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट यानी यूनलैंड सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ। अभी हमारे सेक्ट मास्टर यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा ये 3 ईयर एग्रीमेंट कराऊंगा। ये मैं जीवन और मृत्यु का होगा। यूनलैंड सेक्ट के स्टूडेंट बातें करते हैं कि जियोयान पागल है जो खुद मरने के लिए यहाँ गया। ये एक मेंढक की तरह है जो मांस खाना चाहता है। नालन जैसी होना लड़की इसके लायक नहीं है। जियालाओ कहते हैं कि पहले इस लड़के को कचरा कहा जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इसकी पावर बहुत बढ़ गई है। कहा जाता था कि 3 साल पहले ये डूक्यू को भी स्टोर नहीं कर सकता था, पर इसके रवैये को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मजबूत हो। फामा कहते हैं कि मुझे इस लड़के को देखकर जाना पहचाना एहसास हो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यान जियोयान है। जियालाओ कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यूनलैंग जियोयान से कहता है कि आज तुम्हारे भाग्य का निर्धारण जीवन या मृत्यु से होगा, पर जियोयान उसकी बातों को सुने बगैर ही मैच शुरू करने को कहता है और वो नालन पर हमला करने लगता है। नालन भी उसकी तरफ बढ़ती है, पर वो दोनों एक दूसरे के वार से बचते हुए फाइट करने लगते हैं। जियोयान नालन के हर एक वार को रोककर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इससे नालन की सोट ही वाइब्रेट करने लगती है। ये देखकर नालन अब अपनी विंड स्पीड टेक्निक को एक्टिवेट करती है। जियोयान उसे देखकर कहता है कि इसका युद्ध कौशल काफी मजबूत है। वाकई लड़की यंग सेक्ट मास्टर बनने के लायक है। नालन अब जियोयान पर विंड स्पीड फ्रक्टेल शॉट टेक्निक से हमला करती है, जिससे नालन जियोयान पर एक साथ 5 शॉट से हमला कर पा रही थी। जियोयान उन सभी शॉट से बचने लगता है। सभी को लग रहा था कि जियोयान नालन से नहीं जीत पाएगा। जूनियर स्टूडेंट बातें करते हैं कि नालन ने सिर्फ 1 साल में ही अपने इंटरमीडिएट फाइटिंग स्किल्स को विकसित करके 5 शॉट तक पहुंचा दिया है। एक जूनियर लड़का कहता है कि मैं लगभग 2 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूं, पर अब तक मैं सिर्फ 4 शॉट को ही कंट्रोल कर सकता हूं। अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है और नालन अभी से इस टेक्निक का यूज कर रही है। लगता है कि जियोयान उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि हमेशा से ही अनलकी रहा है। जियोयान भी अब उन शॉट को रोकने के लिए अपनी ओनली फ्लेम का यूज करता है और अपने काले ब्लॉक को फेंक कर नालन पर हमला करने लगता है। जियोयान के ब्लॉक को फेंकने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई थी, इसीलिए नालन उसे नहीं रोक पाती और जियोयान उस पर अपनी ऑक्टाइन टेक्निक से हमला करता है। इससे सभी डर जाते हैं। यूनलैंग कहता है कि अगर तुम सोचते हो कि नालन इतनी आसानी से हार जाएगी तो तुम यूनलैंग सेट की कल्टीवेशन एबिलिटीज को कम आंक रहे हो। नालन को ज्यादा चोट नहीं लगती। जियालाओ कहते हैं कि बच्चा लड़ने में वाकई अच्छा है। हालांकि इसका हमला बहुत घातक लग रहा था, पर इससे नालन को बिल्कुल भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अब नालन यूनलैंग सेट की बॉडी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो जियोयान पर हमला करने लगती है। पर जियोयान उसकी स्पीड को मैच कर रहा था, जिससे वो उसके वार से बचता जा रहा था। फामा कहते हैं कि इस लड़की ने लाइटनिंग टेक्निक को भी सीख लिया। वास्तव में इसे यूनियन ने काफी कठिन ट्रेनिंग दी है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर इसकी उम्र को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह डूशी इस स्तर तक भी पहुंच पाई होगी। जियालाओ कहते हैं कि यूनलैंग सेट की सीक्रेट टेक्निक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। फामा कहते हैं कि जियोयान को भी कम नहीं आंका जा सकता। वो जिस ब्लैक ब्लॉक का इस्तेमाल करता है वो बहुत अजीब और भारी लगता है और उसके पैर से उत्पन्न ऑरा भी बहुत तेज है। तो जियालाओ कहते हैं कि मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि इस युवक ने खुद को कितना तैयार किया है। पहले इसे कचरा कहा जाता था, पर अब वो नालन की स्पीड को मैच कर सकता है या नहीं। नालन तेजी से लाइटनिंग बॉडी टेक्निक का यूज करके जियोयान
जियोयान को घेर लेती है, पर जियोयान अपने मन को शांत करके जोर से अपने पैर से नीचे हमला करता है, जिससे नालन दूर चली जाती है। ये हमला देखकर गी को याद आता है कि यह लड़का वही रहस्यमय डू वांग है जिसने उस रात मुजान के बोझ में दखल दिया था। इससे और काफी डर जाता है कि लड़का फाइट एम्परर यानी डू वांग कैसे हो सकता है। जियोयान की उम्र बहुत कम है और भले ही वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर इतनी कम उम्र में डू वांग होना बिल्कुल असंभव है। नालन जियोयान के वार से दूर चली जाती है। वो जियोयान से कहती है कि तुमने वास्तव में मुझे चौंका दिया है, लगता है कि तुम सच में बदल गए हो और अब तुम कचरे नहीं रहे। ये कहकर वो अपने डोक्यू आर्मर को एक्टिवेट करती है क्योंकि वो भी फाइट ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। जियोयान कहता है कि फाइनली तुम अब अपनी असली ताकत का खुलासा कर रही हो। सभी जूनियर स्टूडेंट इससे हैरान होते हैं कि नालन दाडूशी यानी फाइट ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। वहीं हम यूनियन को देखते हैं जो यूनियन सेट की तरफ वापस लौट रही थी। वो सोचती है कि 3 ईयर एग्रीमेंट शुरू हो गया होगा, तभी उसे एक ब्लैक स्मोक दिखाई देता है जो यूनियन सेट के चारों ओर मंडरा रहा था। यूनियन को उसमें एक मजबूत आभा महसूस होती है, इसीलिए उसका पीछा करने लगती है। गुए भी अब एरिना में आ गया था। वो जियालाओ और फामा से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ आए होंगे। सेक्ट मास्टर यहाँ नहीं है, इसीलिए आपका स्वागत नहीं कर सकी, जिस वजह से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जियालाओ कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पिल किंग की नजर बोडोंग पर पड़ती है, पर उन्हें पहचान नहीं पाता, इसीलिए उनसे पूछता है कि आप कौन हो। बोडोंग अपना परिचय देते हैं कि मैं आइस एम्परर हाई बोडोंग हूँ। पिल किंग इससे हैरान होता हुआ कहता है कि मैंने सालों पहले आपका नाम सुना था जब मैं केवल एक स्टूडेंट था। मुझे आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब वो सभी वापस से अपने आसन पर बैठ जाते हैं। नालन जी भी कहते हैं कि जियोयान के बारे में पहले अफवाहें थी कि वो कचरा है, पर अब वो बहुत बदल चुका है। जियोयान नालन से कहता है कि तुम 2 स्टार दाडूशी हो, यही तुम्हारी असली ताकत है। और अब वो भी अपने डोक्यू आर्मर को एक्टिवेट करता है। नालन इससे हैरान रह जाती है। सभी जूनियर भी इससे हैरान होते हुए कहते हैं कि लड़का भी दाडूशी बन गया है। जियालाओ कहते हैं कि मैं दिलचस्प होता जा रहा है। एल्डर यूनले ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि इस जियोयान की ताकत भी कम नहीं है। यूनलेंग कहता है कि भले इस लड़के की ताकत अनएक्सपेक्टेड हो, पर अभी भी इसमें नालन की तुलना में काफी गैप है। नालन जियोयान से कहती है कि मैं मानती हूँ तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ मुझे भी अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ाई करनी होगी, पर अभी भी तुम मुझसे जीत नहीं सकते। और वो जियोयान पर हमला करने लगती है। जियोयान उसके वार से बचता हुआ उस पर हमला करने लगता है। उन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसीलिए जूनियर उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहे थे। नालन जी भी कहते हैं कि जियोलिन वास्तव में तुम्हारा पोता बहुत ही प्रतिभाशाली है। नालन और जियोयान दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। नालन जियोयान से कहती है कि 3 साल पहले तुमने जो सगाई तोड़ने का लेटर लिखा था उसे मैं कभी भुला नहीं पाई, और ना ही मैं तुम्हारी उन बातों को भूली हूँ। हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। और वो जियोयान पर हमला करती है। जियोयान उसके वार को रोकता जाता है। नालन कहती है कि तुम कभी मेरे सपने को नहीं समझोगी। मैं आज तुमसे हार नहीं सकती। मुझे अपने जीवन का फैसला खुद करने का अधिकार है और तुम मेरे फियांसे बनने के लायक नहीं हो। उन दोनों के एक दूसरे पर किया हमलों से उनका डोक्यू आर्मर टूटने लगता है। पिल किंग कहता है कि आज नालन की जीत ही फैसला करेगी कि वो यूनियन सेट को लीड करने के लिए सही उम्मीदवार है या नहीं। नालन जियोयान पर तेजी से हमला करने लगती है। जियोयान उसकी स्पीड के सामने थोड़ा धीमा पड़ रहा था। नालन उससे कहती है कि आज तुम्हें यूनियन सेट की पावर का अंदाजा होगा और मैं आज साबित कर दूंगी कि 3 साल पहले मैंने जो फैसला लिया था वो सही था। और वो जियोयान पर तेजी से हमला करती है, पर जियोयान उसके वार से बच जाता है। और वो नालन से कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हारे और मेरे बीच अब सिर्फ नफरत बची है। नालन कहती है कि तुम पाखंडी हो। जियोयान उस पर जोरदार हमला करता है और उस पर बहुत सारे लगातार हमला करके इंसल्ट करने लगता है, मानो जैसे जियोयान अपने 3 सालों का उससे बदला ले रहा हो। जियोयान अब नालन पर जानलेवा हमला करता है, पर नालन अपनी खास टेक्निक से उस हमले को रोक लेती है। इससे वहाँ इतना बड़ा धमाका होता है कि उस पूरे अरीना में क्रैक्स आ जाते हैं। यूनलिंग समझ जाता है कि नालन अब अपनी खास टेक्निक का यूज करने जा रही है और अब उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जियोयान सोचता है कि लड़की अब अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाली है। जियोयान भी अपने ब्लैक ब्लॉक को अंदर रख लेता है और अब पर्पल फ्लेम पिघलाकर पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। बोडोंग समझ जाते हैं कि जियोयान एंग्री बुद्धा फायर लोटस को एक्टिवेट करने वाला है। जियोयान अब अपनी ग्रीन लोटस को और फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर नालन जी और नालन सू भी चौंक जाते हैं और
और ने पता चल जाता है कि यान जियो ही जियो यान है। उसने बस अपना नाम पलट लिया था। धीरे धीरे लिंग, फामा और जिया लाओ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि यान जियो ही जियो यान है। पिल किंग कहता है कि इस लड़के ने हम सभी को धोखा दिया। यून लेंग परेशान होता है कि लड़का हेवनली फ्लेम के साथ क्या करने की योजना बना रहा है। जियो यान हेवनली फ्लेम को पर्पल फ्लेम के साथ मिक्स करने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर पिल किंग कहता है कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके जैसे बच्चे भी हेवनली फ्लेम को दूसरी फ्लेम में मिलाने का जोखिम उठा सकते हैं। नालन को भी पता चल जाता है कि जियो यान जियो है और उसे पुरानी बातें याद आती है जब यान जियो ने उसके दादा की मदद की थी और उनके जर को खत्म किया। इससे उसके हाथ कांपने लगते हैं, पर वो खुद पर काबू करके सोचती है कि मैं यंग सेक्ट मास्टर हूँ, मैं हार नहीं सकती और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मैं तुमसे आज नहीं हारूंगी। और वो जियो यान पर हमला करती है, पर जियो यान भी अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना लेता है और अपने मास्टर से कहता है कि एक बार फिर ये कमल बनकर तैयार है और वो उसे नालन की तरफ छोड़ता है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।